वालेकुम। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो है फार्माकोलॉजी किस तरह पढ़नी है उसका एक जनरल ओवरव्यू दिया था, ठीक है। कुछ टिप्स शेयर की थी और जिन बातों का आपने ख्याल रखना होता है इसको पढ़ने के लिए ताकि आप इफेक्टिवली पढ़ सकें वो डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसके अगले पार्ट में मैं आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग यूएचएस की तरफ से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और डिफरेंट टॉपिक्स की रिटर्न और वाइवा के अंदर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी, गाइड करूँगी कि आपने किस तरह फार्माकोलॉजी की तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से आपके पास रिटर्न में जो है ना वो 150 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल में भी 150 मार्क्स होते हैं। टोटल आपके पास 150 + 150 300 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। और 85 या अबव पे डिस्टिंक्शन होती है, मतलब 270 या अबव पे, ठीक है। अब ये जो 150 मार्क्स है ना रिटर्न के, इसमें आपके पास टोटल जो है वो 14 एससीक्यूज होते हैं, ठीक है। ये ध्यान से देख ले, पहले कुछ साल पहले तक 10 एससीक्यूज होते थे लेकिन अब 14 होते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स ईच, तो टोटल 70 मार्क्स का जो है ना वो एससीक्यू का आपके पास पेपर होता है। और जो आपके पास एमसीक्यूज हैं वो आपके पास 65 एमसीक्यूज होते हैं। ईच एमसीक्यू कैरीज 1 मार्क्स, ठीक है। और टोटल 65 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के हो गए और टोटल आपके पास जो है ना 135 मार्क्स हो गए। और 15 मार्क्स आपकी इंटरनल असेसमेंट के ऐड होते हैं जो कि आपके कॉलेज की तरफ से यूएचएस को भेजी जाती है। तो 150 मार्क्स ये हो गए। फिर आपके पास जो है ना वो प्रैक्टिकल आ जाता है। आपके पास 150 मार्क्स होते हैं, वाइवा के मार्क्स 85 हैं और ऑस्पी के मार्क्स 50 हैं, ठीक है। ये मैंने आपको न्यू क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बताया है जो यूएचएस की तरफ से 2023 में सेंट्रलाइज्ड ऑस्पी का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भेजी गई है मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वाइवा में आपके एक्सटर्नल के पास 40 मार्क्स होते हैं, इंटरनल के पास भी 40 मार्क्स होते हैं और 5 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल नोटबुक के, ठीक है। इसी तरह जो आपकी ऑस्पी होती है उसमें 30 मार्क्स नॉन ऑब्जर्व स्टेशन के होते हैं और 20 मार्क्स ऑब्जर्व स्टेशन के होते हैं, ठीक है। टोटल 50 हो गए। तो इन दोनों को कुल मिला के आपके पास फिर 135 मार्क्स बन गए और फिर आपके जो 15 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के ऐड कर लिए, टोटल 150 हो गया, ठीक। टोटल आपके 300 पूरे हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको हर टॉपिक की जो रिटर्न में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बताती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने किस तरह स्मार्टली पढ़ना है और आपकी जो है ना कम एफर्ट के साथ आप ज़्यादा नॉलेज भी गेन कर सकें और आपको फार्माकोलॉजी पढ़ने में प्रॉब्लम भी ना हो, तैयारी की समझ आ जाए कि आपने कैसे करनी है। अच्छा, ये अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो कंटेंट्स में आ जाए हम सबसे पहले। अच्छा, अगर मैं आपको वेटेज वाइज बताऊँ ना तो आपको मैं हाई यील्ड टॉपिक से स्टार्ट करूँगी और ठीक है फिर मीडियम यील्ड और फिर लो यील्ड की तरफ आऊँगी, ताकि आपको ये पता हो कि जब आपने एक दफ़ा सारी फार्माकोलॉजी पढ़ ली है तब भी, और अगर अभी पढ़नी शुरू करनी है तब भी आपके माइंड में बेसिक पढ़ते हुए पता हो कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसको मुझे कितना टाइम और कितनी एफर्ट देने की ज़रूरत है। क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी ऐसे टॉपिक को बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम दे दूँ कि जिसकी वेटेज बहुत कम है और एट द एंड आपके पास एनर्जी और टाइम बचे ही ना कि आप जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकें। ये गलती आपने कभी नहीं करनी होती, ठीक है। स्पेशली जब आप 3rd ईयर में आते हैं, आपके सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, आपकी ओरिएंटेशन चेंज होती है, उसमें अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करके पीछे रह जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना, एएनएस जिसको कहते हैं, अगर इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें ना तो इसमें से एक एससीक्यू मतलब 5 नंबर के का एससीक्यू और जो है ना 5 एमसीक्यूज आएंगे, तो टोटल जो है वो 11 नंबर ही हैं इसके। लेकिन ये है कि एएनएस के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए बगैर आप आगे चल ही नहीं सकते फार्माकोलॉजी में। तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपने जो है ना वो जब स्टार्ट लेना है तो आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ज़रूर कर लेना है, ठीक है। जनरल फार्मा ये है कि नॉर्मली कॉलेज में सबसे पहले पढ़ाई जाती है, आप उसको कर लें, ठीक है। आप उसकी बेसिक टर्म्स को तैयार कर लें, आप उसकी नो हाउ ले लें, ठीक है। उसको करने के बाद लेकिन ये है कि इनकेस अगर आपने नहीं भी पढ़ी हुई तो भी आप स्टार्ट ले सकते हैं अगर आपको जस्ट बेसिक टर्म्स का भी पता है। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बगैर जो है ना आप नहीं फार्माकोलॉजी में आगे चल सकते। आपने इसके कॉन्सेप्ट ज़रूर बिल्ड करने हैं, जितना टाइम लगता है लगा देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इसे कुछ खास इतना नहीं है, इसमें जो है ना वो 1-2 डायग्राम सिर्फ करने वाली आपको पढ़ाते हुए बता दूंगी। लेकिन ये जो 4 चैप्टर्स हैं ना आपके पास सिम्पैथोमाइमेटिक्स के और सिम्पैथोलिटिक्स के, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स और पैरासिम्पैथोलिटिक्स, ये 4 चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इनकी क्लासिफिकेशन, इनकी हर चीज़ आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है, ठीक है। और इनके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के बाद आपने आगे आना है, ठीक। अच्छा, फार्माकोलॉजी का जो मेन चंक है ना 3rd ईयर एमबीबीएस के लिए वो आपके पास है यहाँ पे कीमोथेरेपी। ये जो कीमोथेरेपी है ना ये मेन है आपके लिए फार्माकोलॉजी के लिए। मतलब अगर आप ये तैयार कर लेते हैं ना तो आपका 1/3 पेपर तैयार हो जाता है, ठीक है। कीमोथेरेपी में आपके पास ये है कि 3 पोर्शन में इसको फर्दर मैंने डिवाइड किया आपकी आसानी के लिए और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग।
पहला पोर्शन जो है जो मोस्ट हाई यील्ड है उसमें आपके पास 5 मार्क्स का 1 एससीक्यू और 10 एमसीक्यूज होंगे, मतलब 15 मार्क्स आपके हाई यील्ड टॉपिक से कवर हो जाते हैं, जिसमें जस्ट 4 चैप्टर्स आते हैं जो कि बहुत छोटे हैं और बहुत आसान है। मैं मोनिक्स के साथ आपको याद करवाऊंगी, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये जो पिंक में है ना हाईलाइटेड, ये आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, इनके चंक को मिला के आपके पास 1 एससीक्यू और 6 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास जो है ना वो 11 नंबर हो जाते हैं। और फिर ये जो लास्ट पे लो यील्ड टॉपिक बनता है, कीमोथेरेपी का लो यील्ड है, ओवरऑल नहीं, उसको उसमें आपके पास ये तकरीबन 3 या 4 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। 3 चैप्टर्स आते हैं, इनको मिला के आपके पास हाफ एससीक्यू बनता है और 5 मार्क्स जो है ना वो एमसीक्यूज़ के बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो एंटीबायोटिक्स है ना इनकी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनको आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है, इनमें से लिटरली वन ऐसे कुछ नहीं छोड़ना, इट मीन्स कुछ भी नहीं छोड़ना, आपने इनको मतलब घोल के पी लेना है, ठीक है। और ये बहुत आसान है। ये करने के बाद आपने दूसरे नंबर पे दूसरी प्रायोरिटी पे आना है मीडियम यील्ड पे, फिर आपने एंटी माइकोबैक्टीरियल, एंटी प्रोटोजोल जो है ना ड्रग्स करनी है और एंटी हेलमिंथीज करनी है। और बिल्कुल जो थर्ड प्रायोरिटी पे आपके पास आते हैं ना वो है आपके पास जो है ना एंटी फंगल्स, एंटी वायरल्स और कैंसर कीमोथेरेपी। लेकिन इसमें आप ये कर सकते हैं कि इस पोर्शन को करने के बाद आप डायरेक्टली एंटी वायरल, एंटी फंगल और कीमोथेरेपी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसमें बेशक मार्क्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी कम है, लेकिन इनको करना आसान है एज़ कम्पेयर टू एंटी प्रोटोजोल और एंटी हेलमिंथीज, ठीक है। तो आपने पहले ये करना है और इसके बाद आपके पास चॉइस है, इन दोनों में से आप जो चाहें वो पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा कीमोथेरेपी को जब भी तैयार करना है, जब भी पढ़ना है, आपने इसी तरह से शुरू करना है। आपने बिल्कुल एंटी ललनेस आपका बिल्कुल किसी एक ही चैप्टर का टेस्ट है तब तो आपने ऑब्वियसली उसको तैयार करना ही होता है, बट ओवरऑल जब आप पढ़ रहे हैं ना तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इसी फ्लो में चले, तभी आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा कि आपको चीज़ें आती हैं और आपको जो है ना एंड पे परेशानी भी नहीं होगी। कीमोथेरेपी आपकी जब हो जाती है ना उसके बाद दूसरे नंबर पे अब आप आ जाएं यहाँ पे, उसके बाद हम आ जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड पे। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि 1.5 जो है ना एससीक्यू आएगा आपके पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, ठीक है। इसके ये सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूड होंगे, प्लस जो ब्लड है ना उसके आपके पास ये 3 चैप्टर जो है ना वो इंक्लूड होंगे, मतलब वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की ड्रग्स और ये 3 चैप्टर ब्लड के मिला के आपके पास 1.5 एससीक्यू होगा और 10 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें यह है कि देखने में लग रहा है ज़्यादा है, बट CAVS काफ़ी आसान है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। अगर आप इसके टेबल्स भी चैप्टर के एंड वाले अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं ना तो आपका समझे मैक्सिमम CVS कवर हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है और ये आसानी से तैयार हो जाता है, ठीक है। इसमें आपके पास हाइपर टेंशन की ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइना की, हार्ट फेलियर की ड्रग्स, एंटी रिदमेटिक भी इंपॉर्टेंट है लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दीज 3 चैप्टर्स। और डायूरेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ईजी, ठीक है। ये आपने ज़रूर करना है। आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, मैं इस तरह करती थी, डायूरेटिक्स जो है ना वो पहले कर लेती थी क्योंकि इनकी रेपिटेशन आगे हाइपर टेंशन में, एंजाइना में और हार्ट फेलियर में होनी होती है। तो आप डायूरेटिक्स का चैप्टर पहले तैयार कर लें, आपका एक मेजर चंक भी तैयार हो जाता है और उसके बाद आप ये तीनों चैप्टर्स कर लें और एंड पे आप एंटी रिदमिक ड्रग्स पे आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास हो गया ब्लड की, जो मैंने आपको पहले बात बताई है। आपने ये 3 चैप्टर्स करने हैं, इसमें भी आपके पास पहले चैप्टर में सारा कुछ करने वाला नहीं होता, लिमिटेड चीज़ें हैं, मैं आपको जो है ना पढ़ाते हुए मार्क करवा दूंगी। कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स की भी आपने कुछ चीज़ें करनी है और इस तरह डिसलिपिडीमिया भी, ठीक है। इसको आप जब सिलेक्टिव तैयार कर लेते हैं साथ में आप CVS कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो है ना ये दूसरे नंबर का हाई यील्ड टॉपिक जो है वो हो जाता है कीमोथेरेपी के बाद, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपको बताया है कि कॉन्सेप्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी यील्ड जो है वो मीडियम ही है। अच्छा जी, ये होने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आपने आगे मूव करना है। उसके बाद जो है ना अब आपने ये वाली ड्रग्स करनी है, जो आपके पास ड्रग्स है ना NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं ये। उसके बाद जो है ना र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की ड्रग्स और गाउट की, ठीक है। ये सुनने में ज़्यादा है बट ये लिटरली 3 ही चैप्टर्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं, इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है करने वाला। लेकिन ये जब आप कर लेते हैं तो आपका 1 SCQ और 6 MCQs मतलब कि 11 नंबर कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने अगली इंपॉर्टेंस जो है ना वो इनको देनी है। बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत ही आसान है, जल्दी याद हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कीमोथेरेपी वगैरह। उनकी ड्रग्स ज़रा मुश्किल लगती हैं आपको, ठीक है। ये आसान है ओवरऑल, ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें से आपने पहले पढ़ी भी होती हैं। अच्छा जी, ये करने के बाद अब मैं आपको बहुत ही छोटे से 2 टॉपिक्स बताने लगी हूँ जिनको तैयार करके आप अपना एक SCQ अगला भी कवर कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। और ये जो आपके पास ड्रग यूज इन GIT है ना, ये इससे आपका आधा SEQ और 3 MCQs कवर हो जाते हैं, ठीक है। और इसी SEQ का दूसरा पार्ट जो है ना वो आपके पास आता है ड्रग्स यूज्ड इन अस्थमा एंड COPD, मतलब कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग्स है ना उससे, ठीक है। 0.5 SEQ और 3 MCQs वहाँ से हो गए, और फिर 0.5 SEQ और जो है ना 2 MCQs यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका अगला SEQ ये दोनों छोटे छोटे से चैप्टर्स कवर कर लेते हैं, बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं, एक एक टेबल है लिटरली करने वाला, वो आप कर लें तो आपकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यहाँ से कवर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब हम आते हैं ज़रा लो और मीडियम यील्ड जो है ना टॉपिक्स उनके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो है ना हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी है ज़रा लंबा, ये आप सारे चैप्टर्स देखें और सारे चैप्टर्स अंदर से भी लंबे हैं, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक SEQ और 6 MCQs कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसकी है ज़्यादा, बट टाइम बहुत लगेगा आपका। तो आपने इसमें से भी फर्स्ट चैप्टर तो इतना कोई थोड़ा फिजियो वाली इन्फॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एंड वाले चैप्टर में भी कुछ चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, सारा नहीं करना, बट उसके अंदर ये जो 4 चैप्टर्स हैं ना ये आपने करने हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना आपके पास एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है। एंटी डायबिटिक ड्रग्स में से बहुत चांस होता है कि क्वेश्चन आ जाए, तो जब आपने इसको शुरू करना है तो आपने एंटी डायबिटिक ड्रग्स से ही शुरू करना है। उसके बाद आप थायराइड एंटी थायराइड कर लें क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, फिर आप जो है ना वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और गोनेडल हार्मोन्स पे आ जाए, और एंड पे आपने इन दोनों में से जो सिलेक्टिव चीज़ें मैं आपको बता दूंगी बस वो तैयार करनी है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं सबसे आपका जो है ना वो लंबा जो टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। उस पर ये है एक SEQ कवर करता है, 6 MCQs को कवर करता है। अब ये है कि आपको अगर आप मार्क्स वाइज चलना चाहते हैं, स्मार्टली चलना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि इसको एंड पे रखें, ठीक है। कभी भी जब तक आपके टेस्ट वगैरह हैं तब तो आप इसको तैयार कर लें, बट जब आप सारे सिलेबस इकट्ठा पढ़ रहे हैं, इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं, या आप शुरू ही अभी करने लगे हैं, ठीक है, और आप जो है ना वो चाहते हैं कि मैं स्मार्टली चलूँ, मेरी एनर्जी बिल्कुल एंड तक ख़त्म ना हो जाए, तो आप इसको एंड पे रखें। अब इन इतने सारे चैप्टर्स में से जो है ना आपका एक SEQ और 6 MCQs कवर होने हैं, और इसमें से भी ये जो एक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स वाला है ना इसमें से जस्ट एक MCQ आएगा, और उस MCQ के मार्क्स जो है ना यहाँ पे जो ये मैंने 1 लिखा है इसमें काउंट होंगे ANS की ड्रग्स के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है कि इसमें आप टॉपिक्स को भी स्मार्टली लेकर चलें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक्स हैं मैं वो बता देती हूँ, वो करें पहले, और बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको बाद में करें, ठीक है, ताकि मैक्सिमम चांसेस हो कि आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। इसमें सबसे पहले जो है ना आप सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग्स हैं, ठीक है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपियोइड्स एंड एनाल्जेसिक्स हैं, ठीक है, एंटी सीजर्स हैं। उसके बाद आप जो है वो सीडेटिव्स करें, अल्कोहल्स करें, और एनेस्थीसिया करें, ठीक है। एनेस्थीसिया भी इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी ड्रग्स ऑफ एब्यूज़ आप छोड़ सकते हैं, और इंट्रोडक्शन में भी कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ, ठीक है। लेकिन ये है कि आप अगर इस सिस्टमेटिक वे में लेके चलेंगे ना तो आपके लिए आसानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और आप जो है वो एंड तक इतना ज़्यादा जो है वो अपना स्ट्रेस नहीं होंगे। आपको पता होगा कि आपने ये टॉपिक कर लिया, आपके इतने मार्क्स जो है वो तैयार हो गए, ये तो आपको स्ट्रेस कम होगा, ठीक है, तैयारी करते हुए, और आप जो ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो है ना वो आपके पास ये 3 टॉपिक्स हैं, ये आते तो जो ब्लड में ही है, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट है। इसमें जस्ट आप बॉक्सेस जो दिए हैं वो मैं आपको बता दूंगी पढ़ाते हुए, बस वो कर लें तो आपकी मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको एक बेसिक नो हाउ मिल रही होगी कि आपने किस तरह से जो है ना वो फार्माकोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो बाकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब जो है वो फार्माकोलॉजी के इंशाल्लाह रेगुलरली लेक्चर्स अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, उसमें मैं ईच एंड एवरी जो चैप्टर है ना उसको साथ साथ पढ़ाते हुए भी आपको मार्क करा दूंगी कि आपने क्या करना है, ठीक है।